नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के वर्ष 2018 में पूछे गए विज्ञान प्रश्न पत्र का कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अब तक जितनी भी वर्षों में डीएलएड की परीक्षाएं हुई हैं, सब्जेक्ट वाइज, ईयर वाइज सबका कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन डिटेल में देखने के लिए इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, दही को मथनी द्वारा तीव्र गति से मथने से प्राप्त मक्खन को पृथक करने की विधि का नाम क्या है। ध्यान से समझिएगा क्या पूछा जा रहा है। एक मान लीजिए इस प्रकार से बर्तन है जिसमें दही भरा हुआ है, ठीक है, पूरा दही भरा हुआ है, और मथनी की सहायता से इस प्रकार से मथनी होता है जिसकी सहायता से इसको रोटेट किया जाता है बहुत तेज गति से, ठीक है, तेज गति से इसको घुमाया जाता है। तो जो मक्खन के कण होते हैं वो बर्तन पर इस प्रकार से किनारे आकर के चिपकने लगते हैं। तो हमसे ये बोला जा रहा है कि यह किस विधि के द्वारा, इसका नाम क्या है, ये किस विधि के द्वारा मक्खन निकाला जाता है। तो देखिए, जब ये रोटेट किया जाएगा तो इसका पथ क्या हो जाएगा, जो इस पर फोर्स लगेगा वो इस प्रकार से वृत्ताकार पथ पर फोर्स लगेगा, ठीक है। और यहां पर देखिए मक्खन के कण जो हैं ये बाहर की तरफ, अब चूंकि केंद्र ये था और रोटेट इस प्रकार से किया जा रहा है, इस प्रकार से रोटेट किया जा रहा है, तो मक्खन के कोण केंद्र से बाहर की तरफ इस बर्तन के तल पर जाकर के चिपक जा रहे हैं। तो जब केंद्र से बाहर की तरफ फोर्स लगता है तो उसे हम लोग अपकेंद्रण बोलते हैं, और जब केंद्र की तरफ फोर्स लगता है तो उसे अभिकेंद्र बल बोलते हैं। तो यहां पर उत्तर क्या हो जाएगा, अपकेंद्रीय बल, यानी कि अपकेंद्रण इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। ये क्यों ऐसे होता है, क्योंकि यहां पर जो मक्खन को तेजी से घुमाया जा रहा है, दही को तेजी से घुमाया जा रहा है, तो मक्खन के कण केंद्र से बाहर, देखिए यहां पर ये केंद्र था, केंद्र से बाहर की ओर जाकर के बर्तन के दीवार पर चिपकने लगते हैं। इसी को बोलते हैं अपकेंद्रण, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। बाकी के विकल्पों पर अगर हम लोग चर्चा करें तो पहला दिया गया है ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन में क्या होता है, इसमें मिश्रण से अशुद्धियों को अलग किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए दो मिश्रण मिले हुए हैं, पहला मिश्रण मान लीजिए कि एक ऐसा है, अवयव ऐसा है जो कि गर्म करने पर डायरेक्टली द्रव में ना बदल करके डायरेक्टली गैस में बदल जाए, तो इसे बोलते हैं ऊर्ध्वपातन, ठीक है। इसमें जैसे कपूर हो गया, नौसादर हो गया, जब आप इसे गर्म करेंगे तो ये द्रव में नहीं बदलेगा बल्कि सीधे आपका गैसियस फॉर्म में चला जाता है, तो इसे ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। तो ये तो हमारा उत्तर होगा नहीं। तल छट्टीकरण, आप लोग जानते हैं कि कुछ अवसाद ऐसे होते हैं जो कि जमीन तली में बैठ जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक पॉट में अशुद्ध जल है, इस अशुद्ध जल में रेत मिला हुआ है, बालू मिला हुआ है, तो कुछ समय तक अगर आप छोड़ देंगे इसको तो रेत के कण जो है वो तली में इस प्रकार से बैठने लगेंगे, इस प्रकार से बैठने लगेंगे, तो इसी को बोलते हैं तल छट्टीकरण। तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। निस्पंदन आप लोग जानते हैं, जब किसी मिश्रण में मान लीजिए कि घुलनशील एक तरीके से अशुद्धि मिली हुई है, तो उस कंडीशन में हम लोग छननी से छान करके उसको निकाल देते हैं, छननी से छान करके निकाल देते हैं, तो इसको निस्पंदन बोलते हैं। यानी कि अशुद्धियों को छननी से छानना ही निस्पंदन कहलाता है। तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि प्रश्न के हिसाब से अपकेंद्रण ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सटीक जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया है, सुषुप्त पौधा कहा जाता है। तो सुषुप्त का मतलब होता है सोया हुआ। तो सोया हुआ पौधा किसको बोलते हैं, बीज को बोलते हैं, क्योंकि बीज में पौधे एक तरीके से सुषुप्त अवस्था में होते हैं। जब इसको उचित वातावरण दिया जाएगा, जैसे कि नमी मिल जाए, मृदा मिल जाए, तो ये क्या करता है, जो सुषुप्त पौधा था वो बीज से अंकुरित होकर के पौधे का रूप धारण कर लेता है, इसीलिए बीज को सुषुप्त पौधा कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 सटीक जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया है, 1 फुट बराबर होता है। तो देखिए 1 फुट में, यहां पर सभी मात्रक देख लीजिए सेंटीमीटर में दिया गया है, यानी कि फुट को हमको किस में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर में। तो देखिए 1 फुट में इंच में अगर बात करें तो 12 इंच होता है, 1 फुट में 12 इंच होता है, और 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है। अब हमें फुट को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो 1 फुट में 12 इंच और 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर। तो अब इसको सीधे गुणा कर देते हैं। तो देखिए 12 चौक 48 के 8 हाथ में 4, 12 पच्चीस 60 और 4 64 का 4 हाथ में 6, 12 दूनी 24 और 6 30.48 सेंटीमीटर। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 4 में बात की गई है, 30.48 सेंटीमीटर इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, न्यूटन का गति संबंधी कौन सा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। तो पहला जो नियम है वो जड़त्व का नियम है। जड़त्व का नियम, पहले नियम को जड़त्व का नियम बोलते हैं, दूसरे नियम को हम लोग संवेग का नियम बोलते हैं, ठीक है, संवेग का नियम। और तीसरा जो नियम होता है वो होता है क्रिया प्रतिक्रिया। क्या होता है, क्रिया प्रतिक्रिया नियम, ठीक है। तो यही हमसे पूछा गया था कि न्यूटन का गति संबंधी कौन सा नियम क्रिया प्रतिक्रिया कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 तृतीय नियम इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, बल की इकाई क्या है।
तो बल की इकाई हमसे पूछा जा रहा है। पहला देखिए अर्घ दिया गया है। अर्घ जो होता है वो ऊर्जा का इकाई होता है, ठीक है। और वॉट जो होता है ये शक्ति का इकाई होता है, ठीक है। और चौथा दिया गया कैलोरी, तो ये भी ऊर्जा का इकाई है। अब एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 2 डाइन। डाइन जो होता है वो बल की इकाई होता है। आप कहेंगे कि बल की इकाई तो न्यूटन होता है, तो न्यूटन जो होता है वो आपका एमकेएस पद्धति में होता है, और सीजीएस पद्धति में बल का इकाई क्या होता है, डाइन होता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। दोस्तों यहां से अति लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू हो रहा है। छठवां प्रश्न पूछा गया था सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है। तो वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। क्यों ऐसा कहा जाता है? क्योंकि वायरस जो है अगर किसी सजीव के शरीर में है तो वह सजीव की तरह बिहेव करने लगता है, और अगर किसी सजीव के शरीर में नहीं है तो फिर निर्जीव की तरह बिहेव करता है। ऐसा कैसे होता है? देखिए, जब वो किसी सजीव के शरीर में प्रवेश कर जाता है तो उसका स्वयं का जो उपापचयी तंत्र होता है वो क्रिया करने लगता है, एक्टिव हो जाता है, और प्रजनन करने की क्षमता उसमें आ जाती है। लेकिन अगर किसी सजीव के शरीर में नहीं है तो उसका उपापचयी तंत्र जो होता है वो एक्टिव नहीं होता है, जिसकी वजह से वह प्रजनन करने में क्षमता नहीं होता, सक्षम नहीं होता है। इसीलिए इसको सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहते हैं, ठीक है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है? इसे वायरस को कहते हैं। उत्तर हो जाएगा वायरस। अगला प्रश्न पूछा गया है पुष्प के नर अंग का नाम लिखिए। तो पुष्प के नर अंग का नाम जो होता है वो होता है पुंकेसर। अब पुंकेसर में भी कई पार्ट्स होते हैं, मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताऊं। देखिए, पुंकेसर के भी कई पार्ट्स होते हैं, जैसे मान लीजिए ये है, और यहाँ पर कुछ इस प्रकार से संरचना होती है फूल में, ठीक है। तो ये जो पूरा पार्ट है इसे पुंकेसर कहते हैं। आप लोग फूल के ऊपर देखते होंगे कुछ पतली पतली एक तरीके से लकड़ी टाइप की सीक टाइप की निकली रहती है, उसी को पुंकेसर बोलते हैं। और इसमें ये जो होते हैं ये पराग कण बोले जाते हैं। इसके अलावा ये जो पूरा पार्ट है ये पराग कोश बोला जाएगा, और ये जो है इसे हम लोग तंतु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तंतु बोलते हैं। और इस पूरी संरचना को पुंकेसर बोला जाता है, ठीक है। तो हमसे यही पूछा गया था पुष्प के नर अंग का नाम लिखिए। तो पुष्प के नर अंग का नाम क्या हो जाएगा? पुंकेसर हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न पूछा गया है पत्तियों का मुख्य कार्य लिखिए। तो पत्तियों के कई कार्य हैं, जैसे कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधों के लिए भोजन निर्माण करने का काम पत्तियों का ही होता है। पत्तियों द्वारा पौधों में श्वसन क्रिया होती है। कैसे होती है? ध्यान से समझिएगा। जैसे कि पत्तियां जो होती हैं उसके पीछे आप देखेंगे छोटे छोटे छिद्र होते हैं। पत्तियों के पीछे छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें रंध्र बोलते हैं। इन्हीं के माध्यम से गैसियस फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से लेता है और ऑक्सीजन को बाहर निकाल देता है। इसके अलावा ये जो छिद्र होते हैं इनका काम जो अधिक अगर जल अवशोषित कर लिया गया है जड़ों द्वारा तो उसको वाष्प के रूप में बाहर निकालने का भी काम इन्हीं रंध्रों का होता है, ठीक है। आप अगर एक पेड़ के पौधे को पत्ती को अगर किसी पॉलिथीन से बांध देंगे, रात भर छोड़ दीजिएगा, तो देखिएगा उसमें पानी की छोटी छोटी बूंदें आ जाती हैं ओसनुमा। ये क्यों होता है? क्योंकि उस रंध्र से वहाँ पर पानी जो एक्सेस हो गया था पौधे में वो वाष्प के तौर पर बाहर निकल जाता है, ठीक है, इसी रंध्र के माध्यम से। इसके बाद से आप अगला लिख सकते हैं कि पत्तियों द्वारा तैयार भोजन को जड़ों तक फ्लोएम के माध्यम से पहुंचाया जाता है। और ये सब कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट आप लिख सकते हैं। वैसे ये 1 नंबर का प्रश्न है तो इतना लिख देंगे तो ये मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न पूछा गया था विद्युतीय बल किसे कहते हैं। तो विद्युतीय बल यानी कि आपसे पूछा जा रहा है इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में। तो किसी विद्युत ऊर्जा उत्पादक उपकरण द्वारा उत्पन्न किया गया ऐसा बल जो किसी चालक या परिपथ में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को स्थापित करता है उसे ही विद्युतीय बल कहते हैं, ठीक है। यानी कि किसी भी परिपथ में जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है जिसकी वजह से करंट फ्लो होता है, तो जो भी एक तरीके से उसको ऐसा इलेक्ट्रॉन फ्लो करने के लिए एक तरीके से जो उसको प्रेरित कर रहा है, जो बल उसको प्रेरित कर रहा है, उसी को हम लोग विद्युतीय बल कहते हैं। एक बार और सुन लीजिए, किसी विद्युत ऊर्जा उत्पादक उपकरण द्वारा उत्पन्न किया गया ऐसा बल जो किसी चालक व परिपथ में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को स्थापित करता है उसे ही विद्युतीय बल कहते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 10वां प्रश्न पूछा गया है ऊर्ध्वपातन से आप क्या समझते हैं। तो ऊर्ध्वपातन अभी मैंने पहले वाले बहुविकल्पीय प्रश्न में भी बताया था कि वे सभी जिसे गर्म करने पर वे सभी तत्व जिसे गर्म करने पर बिना द्रव में बदले सीधे वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, उसे हम लोग ऊर्ध्वपात बोलते हैं और इस क्रिया को ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। जैसे कि अगर आप कपूर को गर्म करेंगे, नौसादर को गर्म करेंगे, आयोडीन को गर्म करेंगे तो वो द्रव में नहीं बदलेगा बल्कि सीधे वो गैसियस फॉर्म में
बदल जाएगा, तो इसे ही हम लोग ऊर्ध्वपातन क्रिया बोलते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए कि वे सभी पदार्थ जो गर्म करने पर बिना द्रव में बदले सीधे गैस के रूप में बदल जाते हैं ऊर्ध्वपात कहलाते हैं, और यह क्रिया जो होती है इसी क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और उदाहरण में आपको आयोडीन, कपूर और नौसादर लिख देना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मछली के जल में रहने के लिए कौन कौन से अनुकूलन अंग सहायक होते हैं? तो सबसे पहले तो जिस प्रकार से मनुष्य में श्वसन क्रिया के लिए फेफड़े होते हैं, उसी प्रकार से मछलियों में सांस लेने के लिए गलफड़े होते हैं। इसके अलावा जो उनका शरीर का बनावट होता है वो भी इस तरीके से होता है ताकि वो पानी को चीरते हुए आगे तैर सके। तो ये 1 नंबर का प्रश्न है, 2-3 पॉइंट आप लिख देंगे तो वो मोर देन सफिशियंट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहां से लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू हो रहा है। 12वां प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, वाष्प और गैस में क्या अंतर है? तो वाष्प की अगर हम लोग बात करें तो वाष्प जो होता है वो द्रव और गैस के मध्य की अवस्था होती है, जिसमें गैस और पानी का मिश्रण होता है। जबकि अगर गैस की बात करें तो गैस एक पदार्थ की अवस्था होता है। जैसे कि आपको ज्ञात होगा पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो अवस्थाओं में से एक है गैस। ठीक है, लेकिन जो वाष्प होता है वो कोई भी पदार्थ की अवस्था नहीं है, बल्कि वो गैस और द्रव के बीच की अवस्था होती है। गैस और द्रव के बीच की अवस्था होती है जिसमें गैस और पानी का मिश्रण होता है। यहां तक क्लियर हो गया? इसके अलावा आप लिख सकते हैं कि गैस में जो अंतर आणविक बल होता है वो बहुत कम होता है, इसीलिए आप देखते होंगे गैसियस फॉर्म पदार्थ की जो अवस्था होती है वो बहुत जल्द फैल जाती है। क्यों? क्योंकि उनके अणुओं के बीच अंतर आणविक बल बहुत कम होता है। ठीक है, अगला पॉइंट आप लिख सकते हैं कि गैस का आयतन अधिक होता है, पर इसे दबाव डाल करके संपीड़ित यानी कि उसे कंप्रेस किया जा सकता है। जैसे कि आप कोई भी गैस को देख लीजिए तो गैस को प्रेस करके उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको कहीं पर भी हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा वाष्प की अगर हम लोग बात करें तो वाष्प का आयतन गैस से कम होता है, और गैस का आयतन क्या होता है? अधिक होता है, और वाष्प का जो आयतन होता है वो गैस से कम होता है। ये दूसरा अंतर आप लिख सकते हैं। तीसरा आप लिख सकते हैं कि गैस की अवस्था को परिवर्तित करने के लिए दबाव और तापमान को परिवर्तित करना जरूरी है। गैस की अवस्था को परिवर्तित करने के लिए दबाव और तापमान को परिवर्तित करना जरूरी है, लेकिन वाष्प की अवस्था को परिवर्तित करने के लिए दबाव और तापमान में अलग अलग से करना पड़ता है। ठीक है, तो ये 3 प्रमुख अंतर आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, मुकुलन से आप क्या समझते हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो मुकुलन प्रजनन की एक अलैंगिक विधि है। अलैंगिक विधि होती है प्रजनन की। मुकुलन में जो जनक जीव होता है उसके शरीर पर एक छोटा सा पार्ट जिसे मुकुल बोला जाता है वो उभर आता है, उसके बाद अलग हो जाता है और नया जीव बन जाता है। इस प्रकार की जो प्रक्रिया होती है वो किस में होती है? वो हाइड्रा और ईस्ट में होती है। ठीक है, एक बार मैं इमेज के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मान लीजिए ये हाइड्रा हो गया। ठीक है, तो ये मान लीजिए हाइड्रा हो गया। ठीक है, तो पहले क्या होगा कि यहाँ पर छोटा सा मुकुल ऐसे करके उभरता है। ठीक है, उसके बाद से धीरे धीरे ये प्रोसेस आगे बढ़ेगा और ये जो मुकुल है ये धीरे धीरे बड़ा रूप धारण करने लगता है इस प्रकार से। ठीक है, और एक समय के बाद से ये जो मुकुल है यहाँ से अलग हो जाएगा, और ये जो पेरेंट प्लांट था पहले से जो था वो एज इट इज रहेगा, और ये वाला पार्ट यहाँ से हट करके एक यहाँ पर इस प्रकार से हो जाएगा। यानी कि यही बोला जा रहा है कि मुकुलन प्रजनन की अलैंगिक विधि है। मुकुलन में जनक जीव, देखिए ये जनक था जो कि पेरेंट कह सकते हैं आप। जनक जीव जो होता है उस पर एक छोटा सा मुकुल के रूप में उभरता है। देखिए ये पहले छोटा सा मुकुल के रूप में उभरा, जो बाद में अलग हो जाता है। यही पार्ट तो अलग होकर के यहाँ पर बना है, अलग हो जाता है और नया जीव बन जाता है। इसे मुकुल कहते हैं और इस प्रक्रिया को मुकुलन कहते हैं। ये हाइड्रा और ईस्ट में मुख्य रूप से होता है। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, सरल एवं संयुक्त पत्ती में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो सरल पत्ती के बारे में आप लिख सकते हैं कि इसमें जो पर्ण फलक होता है वो एक ही होता है, लेकिन संयुक्त पत्ती में जो पर्ण फलक होता है वो कई भागों में बंट जाता है, अनेक पर्णकों में बंट जाता है संयुक्त पत्ती में। ये कैसे होता है ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर जैसे मान लीजिए ये पत्ती है, इस प्रकार से पत्ती है, तो इसका जो मेन वाला ये एक मोटी इस प्रकार से रेखा गई रहती है पत्ती में, आप देखते होंगे, और इस प्रकार से पतली पतली इस तरीके से रेखाएं गई रहती हैं। तो ये वाली जो मोटी रेखा होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मध्य शिरा बोलते हैं, मध्य शिरा या फिर पर्ण वृत्त बोलते हैं। तो अगर यहाँ पर देखिए कई बार क्या होता है कि ये पत्तियाँ क्या होती हैं कि कई बार बीच से इस प्रकार से कट जाती हैं और ये मध्य
जो शिरा है यहाँ तक पहुँच जाती हैं। तो जैसे मान लीजिए ये पत्ती है, इस प्रकार से कट गया, यहाँ तक पहुँच गया, इस प्रकार से कट गया, यहाँ तक पहुँच गया, इस प्रकार से कट गया, यहाँ तक पहुँच गया, ऐसे ऐसे ये हो गया। ठीक है, तो ये जो मध्य शिरा था, यहाँ पर अगर ये जो पूरा पत्ती का फलक है अगर बीच बीच से कट करके मध्य शिरा तक पहुँच जाता है तो यही हमारा वो होता है संयुक्त पत्ती, और ये होता है सरल पत्ती, जिसमें जो एक तरीके से पर्ण फलक है वो बीच से कटता नहीं है, बीच से नहीं कटता। लेकिन संयुक्त पत्ती में क्या होता है, बीच से कट करके पर्ण फलक तक, बीच से कट करके मध्य शिरा तक पहुंच जाता है, इस वाली मोटी लाइन पर। इसलिए ये अलग अलग छोटी छोटी पत्तियों में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे ही संयुक्त पत्ती बोलते हैं। यहां तक क्लियर हो गया। अगला अंतर आप लिख सकते हैं सरल और संयुक्त में, कि सरल पत्ती में कम से कम एक कक्षस्थ कलिका होती है। अब ये कक्षस्थ कलिका क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए ये तना है, मान लीजिए ये तना है और यहाँ से ये पत्ती निकली हुई है, यहाँ से ये पत्ती मान लीजिए सरल पत्ती इस प्रकार से निकली हुई है। तो जहाँ से पत्ती निकलती है यहाँ पर इसे हम लोग कक्ष बोलते हैं, और इसी कक्ष पर पत्ती के ठीक ऊपर यहाँ पर एक उभरा हुआ पार्ट होता है जिसे हम लोग कक्षस्थ कलिका बोलते हैं। तो ये सरल पत्ती में पाया जाता है। और संयुक्त पत्ती में कैसा होता है, ध्यान से समझिएगा। संयुक्त पत्ती कैसा होगा, मान लीजिए ये तना है तो यहाँ से पत्ती निकली, तो ये कई इस प्रकार से छोटे छोटे में बदल जाएगी। क्यों बदल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो पर्ण फलक है वो उसके मध्य सिरा तक आ जाता है, इसलिए ये कई छोटे छोटे भागों में इस प्रकार से बदल जाती है। तो ये पूरा एक पत्ती है और ये पूरा मिलाकर के एक पत्ती होता है, इसीलिए कई पत्तियों का ये संग्रह होता है, इसीलिए इसको संयुक्त पत्ती बोलते हैं। तो इसमें जो कक्ष होगा वो कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। और कक्षस्थ कलिका जो है ये अलग अलग नहीं पाया जाएगा, बल्कि एक ही जगह यहीं पर पाया जाएगा। ठीक है, तो ये एक अंतर आप लिख सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण अंतर दोनों के बीच में आप लिख सकते हैं। अब थोड़ा सा आप इसके उदाहरण के बारे में जान लीजिए। सरल पत्ती में आप आम, बरगद, पीपल, अमरूद इसके पत्तों का उदाहरण दे सकते हैं। वहीं संयुक्त पत्ती की अगर हम लोग बात करें तो इसमें नीम की पत्ती का आप उदाहरण दे सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, संवेग संरक्षण का नियम लिखिए। न्यूटन के गति का जो दूसरा नियम है उसे संवेग का नियम बोलते हैं, और उसी नियम से संवेग संरक्षण का नियम निकला हुआ है, जो कि ये कहता है कि दो वस्तुओं के संवेग का योग टकराने के पहले और टकराने के बाद बराबर रहता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए देखिए यहाँ पर दो पिंड हैं, एक पिंड ये है और एक पिंड ये है। ठीक है, दोनों किसी गति से किसी वेग से आगे बढ़ रहे हैं, और मान लीजिए कि इसकी वेलोसिटी जो है ये बड़े वाले पिंड की, मान लीजिए इसका द्रव्यमान m1 है और इसकी वेलोसिटी v1 है, और छोटे वाले का मान लीजिए m2 है और इसकी वेलोसिटी v2 है। जब ये दोनों आपस में हिट किए यानी टकराएं, तो उसके बाद से मान लीजिए इनकी वेलोसिटी में कुछ परिवर्तन हुआ, मास तो कोई परिवर्तित होगा नहीं, तो मास तो m1 ही रहेगा, और इसका वेलोसिटी मान लीजिए v3 हो गया, और इसका मास m2 ही रहेगा, और वेलोसिटी मान लीजिए v4 हो गया। तो उस कंडीशन में संवेग जो होता है वो p बराबर क्या होता है, m इंटू v होता है संवेग। तो यानी कि देखिए इसका संवेग और इसका संवेग दोनों को जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, m1 v1 प्लस m2 v2 बराबर, देखिए इसका संवेग और इसका संवेग दोनों को जोड़ दीजिए, m1 v3 प्लस m2 v4। तो वहीं बोला जा रहा है कि पिंड के टकराने के पहले का संवेग का योग और पिंड के टकराने के बाद संवेग का योग हमेशा बराबर रहता है, इसी को संवेग संरक्षण का नियम बोलते हैं। ठीक है, तो यही आपको समझाना था। अगला प्रश्न पूछा गया था, अदिश एवं सदिश राशि में अंतर उदाहरण देकर के स्पष्ट कीजिए। तो अदिश राशि में देखिए यहाँ पर दिश का मतलब होता है दिशा, और अ का मतलब होता है कि बिना दिशा के, यानी कि जिसमें दिशा ना हो। और देखिए दिश मतलब दिशा और सौ मतलब होता है दिशा के साथ, यानी कि वह भौतिक राशि जिसमें दिशा नहीं होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अदिश राशि बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए ताप हो गया, तो आप हीट दे रहे हैं, किसी को गर्म कर रहे हैं, तो क्या वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है, नहीं होता है। तो वो भौतिक राशियां जिसमें दिशा नहीं होती है उसे हम लोग अदिश राशि बोलते हैं। जैसे कि आपका हो गया ताप हो गया, इसके अलावा दूरी हो गया, समय हो गया, क्षेत्रफल हो गया, द्रव्यमान हो गया, आयतन हो गया, घनत्व हो गया, दाब हो गया, कार्य हो गया, विद्युत विभव हो गया, ये सभी अदिश राशियां हैं। लेकिन वहीं बात करें अगर आपका बल का, तो मान लीजिए यहाँ पर कोई पिंड है और इसको आप बल लगा करके F फोर्स लगा करके आगे मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप दिशा दे रहे हैं ना कि हाँ आप इस दिशा में इस पर बल लगा रहे हैं। तो वो भौतिक राशियाँ जिसमें दिशा होती है उसे हम लोग सदिश राशि बोलते हैं। जैसे कि बल हो गया, संवेग हो गया, बल आघूर्ण हो गया, आवेग हो गया, इसके अलावा विद्युत क्षेत्र हो गया, विस्थापन हो गया, वेग हो गया, त्वरण हो गया, ये सभी सदिश राशियाँ होती हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए
अगला प्रश्न पूछा गया था, परागण किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है। तो परागण के बारे में आप लिख सकते हैं कि पुष्प के पराग कोश से पराग कणों के उसी पुष्प अथवा दूसरे पौधे के किसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। ठीक है, और इनका प्रकार पूछा गया था, तो ये दो प्रकार के होते हैं, पहला स्वपरागण और दूसरा पर परागण, या फिर इसी को संकर परागण के नाम से जानते हैं। स्वपरागण क्या होता है, तो इसके बारे में जान लीजिए कि जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के स्टिग्मा या उसी पौधे के दूसरे पुष्प के स्टिग्मा तक ले जाए जाते हैं तो इसे स्वपरागण कहते हैं। जैसे कि सदाबहार में, गुलमेहंदी में, मूंगफली में और खट्टी बूटी में इसी प्रकार परागण के माध्यम से निषेचन होता है। ठीक है, इसके बाद से अगर हम लोग बात करें स्वपरागण के लाभ की, तो आप लिख सकते हैं कि स्वपरागण के लिए किसी बाह्य माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अगला आप लिख सकते हैं कि स्वपरागण द्वारा पैतृक गुणों को बनाए रखा जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें दूसरे प्रकार पर परागण की, तो इसमें क्या होता है कि जब एक पौधे के पुष्प के परागकण को उसी के जैसे दूसरे पौधे के पुष्प के स्टिग्मा तक ले जाया जाता है तो उसे संकर या फिर पर परागण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इसके लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि कीटों के द्वारा, वायु के द्वारा, जल के द्वारा, पक्षी के द्वारा, जंतु के द्वारा ये होता है। जैसे कि सूरजमुखी में, गेंदा में, मक्का में, गेहूं में, धान में, ये सभी जो होते हैं वो पर परागण के उदाहरण होते हैं, जो कि किसी न किसी माध्यम के वजह से वह जो एक तरीके से पुष्प का जो पराग कोश से निकले हुए पराग कण है वह वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। ठीक है, यानी कोई माध्यम की आवश्यकता होती है, इसलिए इसको पर परागण कहा जाता है। यहां तक क्लियर हो गया, तो इस प्रकार से आप लिख सकते थे। अगला प्रश्न पूछा गया है, एक बर्तन की धारिता 12 लीटर दी गई है। धारिता मतलब कि उसकी आयतन दी गई है, वॉल्यूम कितना दिया गया, 12 लीटर। इसकी धारिता घन सेंटीमीटर में ज्ञात करना है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि 1 लीटर में टोटल घन सेंटीमीटर की संख्या की बात करें तो 1000 घन सेंटीमीटर होता है। हमसे क्या पूछा गया, 12 लीटर में घन सेंटीमीटर ज्ञात करने के लिए, तो एक में 1000 होता है, तो 12 लीटर में कितना हो जाएगा, आप कहेंगे कि 12 गुणे 1000 यानी कि 12000 इसका उत्तर आ जाएगा। उत्तर क्या हो जाएगा, 12000 सेंटीमीटर क्यूब यानी कि घन सेंटीमीटर इस बर्तन की धारिता हो जाएगी। किसमें, घन सेंटीमीटर में, 12000 सेंटीमीटर क्यूब। दोस्तों ये पेपर पूरा सॉल्व हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप प्रीवियस ईयर प्रथम सेमेस्टर के सब्जेक्ट वाइज सभी वर्षों का कंप्लीट पेपर सोल्यूशन डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।